फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। हम कर रहे हैं पीटी 365 पॉलिटी विजन आईएएस करंट अफेयर। और इससे पहले हम 2 वीडियोस में अपने 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी हो वो वीडियो तो प्लीज़ आप वो वीडियो देखिएगा और हाँ, लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आए तो इसको भी लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो में हम करेंगे यहाँ थर्ड टॉपिक सेंट्रल स्टेट रिलेशन, फोर्थ टॉपिक जुडिशरी एंड फिफ्थ टॉपिक इज इलेक्शन। गाइस, आज थोड़ी-सी तबीयत डाउन है, तो मे बी आपको आवाज़ में थोड़ा-सा इश्यू लग सकता है। बाकी हम जल्द से जल्द टॉपिक कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि और भी हमें करनी है पीटी 365 जो भी आएँगे। और देखिए, अभी हम पॉलिटी कर रहे हैं, आपके रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है, तभी हम आगे की वीडियोज़ लेके आएँगे, आगे की जो सब्जेक्ट सीरीज़ है वो। और अगर आपका रिस्पॉन्स नहीं मिला, अच्छा आप लोगों को पसंद नहीं आया, तो फिर और कुछ करंट अफेयर में कुछ और कोशिश करेंगे, कुछ और टॉपिक्स लाने की, ठीक है? बस पढ़ते रहिए हमारे साथ। आइए स्टार्ट करते हैं थर्ड टॉपिक से। करते हैं थर्ड टॉपिक, रोल ऑफ थर्ड इज सेंट्रल स्टेट रिलेशन। और इसमें फर्स्ट जो सब टॉपिक है वो है रोल ऑफ गवर्नर। रिसेंटली क्या हुआ है, केरला, तमिलनाडु और पंजाब गवर्नमेंट जो थी वो सुप्रीम कोर्ट मूव करी, क्योंकि उनके जो गवर्नर्स थे वो बहुत सारे बिल्स को विदहोल्ड किए हुए थे, पास नहीं कर रहे थे, इसलिए वो लोग सुप्रीम कोर्ट मूव किए। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं रिगार्डिंग बिल्स बिफोर गवर्नर? देखिए, आर्टिकल 200 में आता है ये कि असेंट ऑफ द गवर्नर इज नेसेसरी फॉर बिल टू बिकम अ लॉ। और इसमें दो कुछ ऑप्शंस भी होते हैं गवर्नर के पास, जैसे कि अगर गवर्नर ने एसेंट दे दिया बिल को तो बिल लॉ बन जाएगी, अगर विथहोल्ड कर दिया एसेंट को तो बिल फेल्स टू बिकम अ लॉ। अगर गवर्नर ने रिटर्न कर दिया बिल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द लेजिस्लेचर तो क्या होगा स्टेटस बिल का? इफ द स्टेट लेजिस्लेचर passes द बिल इन इट्स ओरिजिनल शेप और इन अ मॉडिफाइड फॉर्म, द गवर्नर हैज टू गिव द असेंट टू री इनेक्टेड बिल। मतलब क्या है कि पहले बिल कोई था, उसे गवर्नर को दिया गया कंसिडर करने के लिए, और गवर्नर ने उसे वापस स्टेट लेजिस्लेचर को दिया। जब दोबारा से स्टेट लेजिस्लेचर कुछ उसमें अमेंड करती है या नहीं करती है, कुछ भी वो देती है गवर्नर को, तो गवर्नर बाउंड हो जाते हैं कि उन्हें एसेंट देने ही पड़ेगी उस बिल को, ठीक है? दोबारा से जब देंगे गवर्नर को तो उन्हें देनी ही पड़ेगी। जबकि ऐसा क्या है, प्रेसिडेंट के केस में नहीं है। प्रेसिडेंट को अगर कोई बिल जो है गवर्नर कर रहे हैं रिजर्व प्रेसिडेंट के लिए अंडर आर्टिकल 201, ठीक है? तो जो दोबारा से लेजिस्लेचर करती है पास बिल और देती है गवर्नर को, गवर्नर देते हैं प्रेसिडेंट को रिजर्व, जो कि देख लीजिए आप कि क्या सही है बिल में क्या नहीं। और अगर प्रेसिडेंट ने उसे वापस करा और उसके बाद दोबारा से जो है स्टेट लेजिस्लेचर ने किया दोबारा से, तो वो बाउंड नहीं होंगे, ठीक है? गवर्नर दोबारा से बाउंड हो जाएंगे कि उन्हें देनी ही पड़ेगी असेंट बिल के लिए, लेकिन प्रेसिडेंट बाउंड नहीं होंगे, वो दोबारा से फिर से भेज सकते हैं वापस कि फिर से रिकंसिडर कीजिए इस बिल को, स्टेट लेजिस्लेचर को। समझ में आया? दोनों में ये, और ये जो है प्रेसिडेंट की ये पावर जो है ये आर्टिकल 201 में ही है। उनकी जो अपनी पावर जो है बिल्स के लिए प्रेसिडेंट की, उसमें भी वो जैसे गवर्नर बाउंड हो जाते हैं दोबारा से बिल को देने के लिए एसेंट, उसी तरीके से प्रेसिडेंट भी हो जाते हैं, लेकिन स्टेट के कंसर्न में उल्टा होता है, ठीक है? रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। और चौथा ऑप्शन क्या होता है गवर्नर के पास कि वो क्या करें, रिजर्व कर दें बिल प्रेसिडेंट के लिए। अच्छा, इसमें हम एक चीज मिस कर गए कि इसमें क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने डज नॉट ले डाउन एनी टाइम लिमिट विद इन विच द गवर्नर इज रिक्वायर्ड टू रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन। यहाँ पे ऐसी चीजें आ जाती हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या मेंशन करता है और क्या नहीं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और एग्जाम के पर्पज से आपको देखना होता है ऐसी चीज़ों को कि कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या मेंशन किया है क्या नहीं किया है। कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई टाइम लिमिट मेंशन नहीं किया, लेकिन क्या इंसिस्ट किया है ऑन एज सून एज पॉसिबल। रिजर्विंग बिल फॉर प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 201 कब कर सकते हैं?
जब प्रेसिडेंट में डायरेक्ट द गवर्नर टू रिटर्न द बिल टू स्टेट लेजिस्लेचर विद हिज और मैसेज, सच बिल इफ री एनेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर विद और विदाउट अमेंडमेंट इज प्रेजेंटेड अगेन टू द प्रेसिडेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है गवर्नर के? देखिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, स्टेट पीसीएस के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 13 क्या कहता है, 153 क्या कहता है, देयर शैल बी गवर्नर फॉर ईच स्टेट। अच्छा आप मुझे अपने हमारे जो है चैनल का उसके कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि जो गवर्नर का ऑफिस है वो कौन से कंट्री से लिया गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोरो किया गया है, ठीक है। आर्टिकल 154 बोलता है द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड इन द गवर्नर, और जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन होती है वो शैल बी वेस्टेड किस में होती है, प्रेसिडेंट में होती है। आर्टिकल 155 बोलता है कि गवर्नर ऑफ अ स्टेट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड शील्ड। आर्टिकल 161 बताता है गवर्नर शैल हैव द पावर टू ग्रांट पार्डन्स, रिप्राइव्स एक्सेट्रा। आर्टिकल 163 बोलता है कि देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर और टू द हेड टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन। आर्टिकल 164 बोलता है कि द गवर्नर अपॉइंट चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स। आर्टिकल 213 जो कि हम कर चुके हैं इस वीडियो में पहले ऑर्डिनेंस के रिगार्डिंग में, तो गवर्नर में प्रोमलगेट द ऑर्डिनेंस, और प्रेसिडेंट का आर्टिकल कौन सा होता है ऑर्डिनेंस का, 123 होता है, ठीक है। आर्टिकल 217 बोलता है कि गवर्नर इज कंसल्टेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट। इंपॉर्टेंट है ये वाला आर्टिकल। अब पढ़ते हैं कि जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट क्या है, ये इस वाले टॉपिक को लेकर जो है, तो देखिए क्या है कि शमशेर सिंह केस जो हुआ था 1974 में, एससी ने बोला था सुप्रीम कोर्ट ने, द गवर्नर डज नॉट एक्सरसाइज डिस्क्रिशनरी पावर वाइल विद होल्डिंग एसेंट और रिटर्निंग अ बिल टू द स्टेट लेजिस्लेचर। नवम रेबिया केस में बोला था कि इफ अ गवर्नर एक्सरसाइज हिज डिस्क्रिशन बियॉन्ड हिज जुरिस्डिक्शन और पावर, तब क्या है, इट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। रिसेंट जजमेंट में क्या बोला गया है ये देखने लायक है चीजें, इम्पोर्टेंट है। अभी एग्जाम में क्या करेगा ना कि एग्जाम में बोल देगा कि ऐसा हो सकता है, वो ये नहीं बोलेगा कि कौन, मतलब ऐसा भी बोल सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन किया है कि ऐसा हो सकता है, तो हमें ये चीजें ध्यान से पढ़नी पड़ेंगी। स्टेट ऑफ पंजाब केस 2023 में बोला गया कि इफ अ गवर्नर डिसाइड टू विथहोल्ड असेंट टू अ बिल, देन ही हैज टू रिटर्न द बिल टू द लेजिस्लेचर फॉर रिकंसिडरेशन। सच अ बिल कैन नॉट बी केप्ट विद द गवर्नर इनडेफिनेटली। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन आ सकता है कि गवर्नर जो है कैन नॉट बी केप्ट विद द, अ बिल कैन नॉट बी केप्ट विद द गवर्नर इनडेफिनेटली। अब इसमें ऐसे घुमा के बोल सकते हैं यूपीएससी में क्वेश्चन में कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये मेंशन किया है, और या फिर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेंशन इट। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों को पढ़ना होता है। वाइस चांसलर केस में क्या बोला है कि गवर्नर एक्टिंग एज यूनिवर्सिटी चांसलर आर नॉट बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ सीओएम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु गवर्नर केस में बोला है द गवर्नर कैन नॉट रिफर द बिल टू द प्रेसिडेंट आफ्टर द असेंबली हैज enacted द बिल फॉलोइंग द गवर्नर्स विदहोल्डिंग ऑफ एसेंट। तीनों स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कुछ भी एक दो स्टेटमेंट डाल सकता है, और फिर अगर आपको पता होगा तो अच्छी बात है, एलिमिनेट करके आपका आंसर आ जाएगा, जहाँ तक है चांसेस ऐसे ही होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। न्यूज़ में रहता है, देखिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है क्या, इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट एंड शोज नाइदर इज अबव द अदर। मतलब दोनों का रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं, और यूनियन एंड स्टेट दोनों में से कोई एक दूसरे के ऊपर नहीं है, दोनों बराबर है, ये बताता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है टू प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया। एक तो 7th शेड्यूल है जिसमें सेंट्रल स्टेट एंड कॉन्कर लिस्ट दी हुई है। ऑल इंडिया सर्विसेज अंडर आर्टिकल 312। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है टू एनफोर्स बोथ स्टेट एज वेल एज सेंट्रल लॉ। इंटर स्टेट काउंसिल है अंडर आर्टिकल 263। आर्टिकल 261 है that provide the full faith and credit shall be given through the Treasury of India to all the public act record and judicial proceedings। जोनल काउंसिल्स हैं। आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। आर्टिकल 279 ए है जीएसटी काउंसिल जो बनी है, इट इन्वॉल्व मेंबर्स फ्रॉम यूनियन एंड स्टेट्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था।
अब इसमें ये वाला आप देख लीजिएगा कि 7 प्रोग्राम क्या है। सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल प्रोग्राम टू इनिशिएट ट्रांसफॉर्मेशन इन एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर इन स्टेट। किस रिलेटेड है? हेल्थ एंड एजुकेशन। एंड ऑल्सो एस्पिरेशनल डिस्क्रिट प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था? आप ये बताइए, हमारे कमेंट सेक्शन के बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट इज इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट। असम और अरुणाचल प्रदेश में ने साइन किया है एक एमओयू टू एंड डिकेड्स लॉन्ग इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट। मेथड्स क्या है? रिजॉल्व डिस्प्यूट अमंग स्टेट्स। एक तो जुडिशियल रिड्रेसल है। आर्टिकल 131 बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट शैल टू द एक्सक्लूजन ऑफ एनी अदर कोर्ट हैव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन एनी डिस्प्यूट। मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है इनमें से किसी भी डिस्प्यूट को लेने का, जैसे कि जो कि है बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो और दूसरी तरफ वन और मोर स्टेट हो, या तो एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो और कोई स्टेट हो और दूसरी तरफ एक या दो से ज्यादा स्टेट्स हो, या फिर दो से ज्यादा या दो स्टेट्स में कॉन्फ्लिक्ट हो। इंटर स्टेट काउंसिल बोलता है आर्टिकल 263। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है कि आर्टिकल 263 क्या है। इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में बताता है। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? बिल्कुल है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। गिव पावर टू द प्रेसिडेंट। कौन करता है इसको सेटअप? प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। बट चेयरमैन कौन होते हैं इनके? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इंटर स्टेट काउंसिल की ड्यूटी क्या होती है? इंक्वायर करना, एडवाइजिंग अबाउट डिस्प्यूट विच में हैव अराइजिंग बिटवीन स्टेट, इन्वेस्टिगेट एंड डिस्कस करना सब्जेक्ट को, मेकिंग रिकमेंडेशन ऑन सच सब्जेक्ट अलॉन्ग विद रिकमेंडेशन फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसी एंड एक्शन टू दैट सब्जेक्ट। नेक्स्ट है जोनल काउंसिल। जोनल काउंसिल सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, देखिए ऑलरेडी आ चुका है यूपीएससी के एग्जाम में, इंटर स्टेट काउंसिल और जोनल काउंसिल। तो एग्जाम में आया था कि जो जोनल काउंसिल है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो ये गलत है। जोनल काउंसिल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। और ये स्टैब्लिश हुए थे, किसने किए थे? स्टेट्स और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 ने किए थे। और एक एडवाइजरी रोल होता है इसका, टू प्रमोट कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट्स, यूटीज एंड सेंटर। और इसके चेयरमैन कौन होते हैं? होम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं। इंटर स्टेट काउंसिल के चेयरमैन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। सेटअप कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। और जोनल काउंसिल के चेयरमैन कौन होते हैं? होम मिनिस्टर होते हैं। ये कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में चल रहा है ओवर सचिव लाइंग अलोंग ले मनाली हाईवे। हरियाणा हिमाचल प्रदेश में चल रहा है ओवर परवाणु रीजन नियर पंचकुला। परवाणु रीजन मुझे इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। और गुजरात राजस्थान का चल रहा है ओवर मंगत हिल। देखिए हमने बताया आपको जोनल काउंसिल में चेयरपर्सन कौन होते हैं? यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं। ये 5 जोनल काउंसिल हैं, ये याद रखिएगा। और बाकी तो देखिए एक बार आप नजर मार लीजिएगा, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट है सेंट्रल और ईस्टर्न है। सेंट्रल में कौन है? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। और ईस्टर्न काउंसिल में कौन है? बिहार, झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट इज इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट। ये भी बहुत न्यूज में रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है इसका। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किए हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंस टू कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल सेकंड अंडर द स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956। गाइस आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, तो मे बी आपको आवाज़ में थोड़ा सा फर्क पता चल सकता है। बाकी कोशिश कर रहे हैं हम कि जल्द से जल्द ये वाला जो सीरीज़ है वो ख़त्म कर सकें आप लोगों के लिए, क्योंकि पीटी 365 और भी आने वाले हैं और भी कवर करने रहेंगे हमें। बाकी देखिए आपके रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो हम आगे की करेंगे सीरीज़ कवर। और अगर ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं रहता है तो कुछ और ट्राई करते हैं करंट अफेयर में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज भी किया है पंजाब गवर्नमेंट को फॉर इट्स स्लो प्रोग्रेस इन कंस्ट्रक्टिंग द सतलज यमुना लिंक कैनाल। अब इसमें कुछ मैकेनिज्म दिए हुए हैं कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट से डील करने के लिए क्या क्या मैकेनिज्म है। देखिए एक तो 7th शेड्यूल में कुछ चीज़ें हैं जो कि स्टेट लिस्ट में आती हैं, जैसे वो है आर्टिकल 262 है
जिसमें पार्लियामेंट अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोल देगा कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है या स्टेट लेजिस्लेचर बनाता है तो पार्लियामेंट बनाता है। बाय लॉ में प्रोवाइड फॉर द एजुडिकेशन ऑफ एंड डिस्प्यूट विद रिस्पेक्ट टू द यूज डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल ओवर इंटरस्टेट रिवर वाटर और रिवर वैली। इसीलिए पार्लियामेंट ने दो लॉज इनेक्ट किए हैं, एक है इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 और एक है रिवर बोर्ड एक्ट 1956, जिसमें कि सेटअप किया है रिवर बोर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये कुछ ट्राइब्यूनल सेटअप हुए हैं अंडर दिस एक्ट इन 1956। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमेशा ना ये न्यूज़ में रहती है चीज़ें। देखिए क्या है कि जो रावी और व्यास वाटर ट्रिब्यूनल बना था उसमें कौन कौन से स्टेट्स कंसर्न है, पंजाब हरियाणा और राजस्थान है। नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल में कौन से है, राजस्थान मध्य प्रदेश गुजरात एंड महाराष्ट्र। महादाई वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल में गोवा कर्नाटक एंड महाराष्ट्र। एंड वंशाधारा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल में स्टेट कौन से कंसर्न है, आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा। गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल में स्टेट्स कंसर्न है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा। एंड कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल में स्टेट्स जो कंसर्न है कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल में स्टेट्स कंसर्न है केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु और पुदुचेरी। एक स्टिकी नोट्स टाइप बना के रख लीजिएगा अपने सामने, और एग्जाम में चांसेस रहते हैं क्योंकि अगर न्यूज़ में रहता है तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है। और कौन से मैकेनिज्म है, देखिए नेशनल वाटर पॉलिसी आई थी 2012 में। कब आई थी, सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट है, 2012 में आई थी। और आप मुझे बताइए, ऑलरेडी ये क्वेश्चन सीएपीएफ सीडीएस में पूछा जा चुका है कि जो नेशनल वाटर एकेडमी है वो हमारी कहाँ पर है इंडिया में। कमेंट सेक्शन में बताइए ये आंसर। हाँ, नेशनल वाटर एकेडमी कहाँ पर है ये बताइए। द नेशनल वाटर पॉलिसी 2012 क्या बोलती है, एड्रेसेस इशू ऑफ वाटर स्कार्सिटी, inequities in its distribution and lack of a unified perspective in water use and management। और इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे कि हेल्थ की रूल पता बोल सकते हैं कि किससे रिलेटेड था, तो इट इज रिलेटेड टू द इक्विटेबल यूज ऑफ वाटर। ठीक है, सतलज यमुना कनाल के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए 1966 में तो प्लान हुई थी, 214 किलोमीटर लॉन्ग कैनाल है और फॉर शेयरिंग वाटर ऑफ रावी एंड बियास रिवर बिटवीन द हरियाणा एंड पंजाब, जिसमें से 122 किलोमीटर पंजाब में है और 92 किलोमीटर हरियाणा में है। हरियाणा ने तो अपनी स्ट्रेच ऑफ सतलज यमुना कैनाल 1980 में ही कंप्लीट कर ली थी, जबकि पंजाब केप्ट साइटिंग राइपरियन प्रिंसिपल एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इट्स वाटर। राइपरियन प्रिंसिपल्स क्या है, states that the owner of land adjacent to a water body has a right to use water। कृष्णा वाटर डिस्प्यूट में देखिए क्या, एक तो बस आपका ये ध्यान रखिएगा कि कृष्णा जो है वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है जो कि कहाँ पे ओरिजिनेट होती है, महाबलेश्वर में होती है इन महाराष्ट्र, और मर्ज कर जाती है बे ऑफ बंगाल में। और कौन कौन सी कंट्रीज, कौन कौन से स्टेट्स के अंदर होती है फ्लो, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। तो ये था थर्ड टॉपिक। अब हम करते हैं फोर्थ टॉपिक, जुडिशरी। जुडिशरी में फर्स्ट टॉपिक है जुडिशियल अपॉइंटमेंट है। इसमें क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक हियरिंग की है अ कंटेम्प्ट केस अगेंस्ट इनऑर्डिनेट डिलेड बाय सेंटर, जो कि क्या है कि सेंटर ना डिले करता है जजेस अपॉइंटमेंट पे, एंड सेड दैट अपॉइंटमेंट प्रपोजल कांट रिमेन इन लैम्बो, और गवर्नमेंट को आइदर नोटिफाई करना होगा अपॉइंटमेंट को या तो सेंड देम बैक साइटिंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्शन, या तो वापस भेजे कॉलेजियम को और बताया कि उन्हें क्या ऑब्जेक्शंस हैं। अपॉइंटमेंट्स क्या है, जजेस अपॉइंटमेंट्स ऑफ जजेस इन हायर जुडिशरी कैसे होता है, ऑब्वियसली हमको पता है कैसे होता है, थ्रू अ कॉलेजियम। आर्टिकल 124 क्लॉज 2 एंड 217 गवर्न द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो आर्टिकल 124 है सुप्रीम कोर्ट एंड 217 हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में होते कौन कौन है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो सीजीआई होते हैं और फोर अदर सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं कोर्ट के एट दैट टाइम, जो कि प्रेजेंट होते हैं। कॉलेजियम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द हाई कोर्ट, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और दो अदर सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है,
डिफरेंस याद रखना, उसमें 4 होते हैं और इसमें 2 होते हैं सीजीआई के अलावा। Initiation of a proposal for appointment of judges of the concerned High Court based with the High Court Collegium, who send the views to the Supreme Court Collegium. High Court Collegium consists of the Chief Justice of the High Court and 2 senior most judges. और ये फिर इसके बाद ये वाला पॉइंट आप देख लीजिए, इम्पोर्टेंट जो एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स के, हम वही पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट इन हायर जुडिशरी। आर्टिकल 124 क्लॉज 2 बोलता है सुप्रीम कोर्ट जज शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद सच ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट and of the High Court as the President may deem necessary. In the case of the appointment of a judge other than the Chief Justice India, ठीक है, अपॉइंटमेंट अगर कर रहे हैं जज का अदर देन चीफ जस्टिस, तो चीफ जस्टिस जो है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उसे हमेशा कंसल्टेड किया जाएगा, ऑलवेज बी कंसल्टेड। आर्टिकल 217 बोलता है हाई कोर्ट जज शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड अगर अपॉइंटमेंट हो रहा है जज का अदर देन चीफ जस्टिस, तो चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट को भी कंसल्ट किया जाएगा। ये याद रखिएगा, एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। और तो इसमें कुछ नहीं लगा मुझे। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूशन डे जो कि कब मनाया जाता है हमारा, सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल डे कब मनाया जाता है, 26 नवंबर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कॉल किया फॉर एन ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज टू रिक्रूट जजेस। अब ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन तो है, आर्टिकल 312 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसे कैसे ऐड किया गया था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है हमारे, ठीक है, ये वाला प्रोविजन, लेकिन ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। तो अभी तक क्या है, ये रिक्वायर, इट स्टिल रिक्वायर बिल टू डिसाइड ऑन इट्स ब्रॉड कंटूर, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्रेजेंट स्टेटस क्या है, रिक्रूटमेंट ऑफ जजेस इन लोअर जुडिशरी। आर्टिकल 234 of the Constitution of India deals with the appointment of district judge along with lower judiciary and place it in the domain of the state, ठीक है। all the judges of the lower judiciary up to the level of district judge select कौन करेगा, by the provincial service civil services judicial exam in most of the state। और जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा कौन कंडक्ट करेगा, बाय द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड द कंसर्न हाई कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जो है वो इसलिए भी न्यूज़ में है क्योंकि अभी जो हमने पढ़ा था बेसिक स्ट्रक्चर, जो फर्स्ट टॉपिक था इस सीरीज का, उसमें बोला गया है कि जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है वो क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है लीगल एड। देखिए लीगल एड से ना तो 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में घुमा के। एक तो इसके बारे में पूछ लिया था, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में, और भी पूछते रहते हैं, तो हम इसे सही से पढ़ेंगे। अभी क्या हुआ है, एक रिसेंटली रिपोर्ट किया है एक कमिटी ने, प्रेजेंट ऑन द रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ द लीगल एड अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987। लीगल एड क्या होता है, लीगल एड होता है आप फ्री लीगल सर्विस दे रहे हैं किसी पुअर पर्सन को या नीडी पीपल को जो कि अफोर्ड नहीं कर सकता लॉयर की सर्विस फॉर द कंडक्ट ऑफ द केस इन एनी कोर्ट। इनिशिएटिव क्या है लीगल एड के इन इंडिया, एक देखिए लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 प्रोवाइड करता है लीगल एड इन इंडिया। और इस एक्ट के अंदर एक तो नालसा एट नेशनल लेवल, स्टेट लेवल पे सालसा स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, एट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी इस्टेब्लिश की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है कि जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है वो नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पंचायत लेवल पे, म्यूनिसिपैलिटी लेवल पे, किस किस लेवल पे इस्टेब्लिश होती है। तो आपको पता होना चाहिए 3 लेवल पे होती है। और लोक अदालत का भी एक प्रोविजन होता है, इट इज एन अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म अंडर द एक्ट, जहाँ पे डिस्प्यूट पेंडिंग जो होते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में और एट द प्री लिटिगेशन स्टेज आर सेटल एमिसेबली, मतलब बीच बचाव करके उनको सेटल किया जाता है।
नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूट की गई थी अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987। इम्पोर्टेंट है। कंपोजिशन क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो है जो है वो एक्ट करते हैं एज द पैट्रोन इन चीफ, और सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक्ट करते हैं एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। ठीक है। नेक्स्ट है एलिजिबल लिटिगेंट्स कौन होते हैं एज पर सेक्शन 12 ऑफ एस ए एक्ट 1987। वीमेन हो गया, चिल्ड्रन हो गया, मेंबर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, इंडस्ट्रियल वर्करमैन, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी और इन कस्टडी एक्सेट्रा। पर्सन्स की जिनकी एनुअल इनकम लेस है, एक अलग अलग स्टेट ने अलग अलग अमाउंट प्रिस्क्राइब कर रखा है फॉर केसेस एनी अदर देन द सुप्रीम कोर्ट और एंड लेस देन ₹5 लाख। अगर जो केस है वो कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। स्टेट ने अपने अपने अमाउंट कर रखे हैं प्रिस्क्राइब, और अगर सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है केस तो एनुअल इनकम कितनी होनी चाहिए? लेस देन 5 लाख, तब जो है लीगल एड मिलेगी पर्सन को। ये जो है यूपीएससी का पीवाईक्यू है, एज इट इज आ चुका है 3-4 साल पहले, कि इन इंडिया फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड टू। ठीक है। इंडिया में फ्री लीगल सर्विसेज किन किन को प्रोवाइड होगी? तो ये ऑप्शंस थे: person with annual income less than 1 lakh, a transgender with annual income less than 3 lakh, member of OBC annual income less than 3 lakh, and all senior citizen। तो उसमें क्या था, जो जिसने ये वाला ऑप्शन कर दिया था एलिमिनेट, तो उसका 1 एंड 2 आंसर आ गया था। इसका आंसर क्या था? 1 एंड 2। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमिटी, कॉन्स्टिट्यूट की गई है अंडर सेक्शन ऑफ एलएससी एक्ट 1987 टू प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू पुअर, अंडर प्रिविलेज एंड मार्जिनलाइज पीपल। और जो पैटर्न इन चीफ है, इसके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, और मेंबर्स कौन सा? चेयरमैन, जो कि सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, और 9 मेंबर जिन्हें नॉमिनेट कौन करेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट एक स्कीम है दि- दिशा स्कीम, डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस स्कीम। ठीक है, स्कीम याद रखेंगे। न्याय मित्र स्कीम है जिसे लॉन्च किया गया था 2017 में टू फैसिलिटेट डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। किसको फैसिलिटेट करने के लिए? अब देखिए, ऐसे ऐसे ट्रिक होता है क्वेश्चन डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को, इन गेटिंग मोर देन 10 year old पेंडिंग कोर्ट केस डिस्पोज ऑफ बाय प्रोवाइडिंग लीगल एड टू द लिटिगेंट। सुप्रीम कोर्ट मिडिल इनकम ग्रुप लीगल एड स्कीम है जो कि प्रोवाइड करती है लीगल सर्विसेज किसको? मिडिल इनकम ग्रुप सिटीजन को, जिनकी इनकम कितनी? 60,000 पर मंथ हो, और 7,50,000 सालाना से ज्यादा ना हो। देखिए, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि फ्री लीगल सर्विस जो है वो कौन से आर्टिकल के अंडर मिलती है? आर्टिकल 39A मिलती है, और ये जो है ना आपका एक फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और डीपीएसपी में आता है ये। राइट टू फ्री लीगल एड, एक तो लीगल राइट हो गया आपका, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया, ठीक है। हालांकि आर्टिकल 22(1) में इट इज इम्प्लिसिटली रिकॉग्नाइज द राइट टू लीगल असिस्टेंस, ठीक है, राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन बाय लॉयर ऑफ देयर चूजिंग। इस तरीके से है, शब्दों का खेल जो है वो इस तरीके से होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका मेडिसिन एक्ट 2023। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली ग्रांट किया असेंट टू द पास द मेडिसिन एक्ट 2023, seeking to promote medicine as a preferred mode of alternate dispute resolution in India। ADR है क्या? It refers to the different ways people can resolve dispute without a trial। देखिए, ये इस तरीके से है। और एक कन्वेंशन हम याद रखेंगे, सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मेडिसिन। इट इज अ यूनिफॉर्म, अब एग्जाम में आ सकता है सिंगापुर कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? तो इट इज रिलेटेड टू द मेडिसिन इज अ यूनिफॉर्म एंड एफिशिएंट फ्रेमवर्क फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम मेडिसिन। ये 5 टाइप के होते हैं एडीआर। तो इसका डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि इसमें क्या है।
देखिए कॉन्सिलेशन में क्या होता है, एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी कम्युनिकेट करती है पार्टी से इन द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सेटलमेंट ऑप्शन। नेगोशिएशन में तो जो पार्टीज होती है डायरेक्टली एक दूसरे से नेगोशिएट कर लेती है एंड इट डज नॉट इन्वॉल्व अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी। मेडिएशन, a very flexible process that can be effectively used at any time during the course of dispute. Arbitration में क्या होता है, एक न्यूट्रल आर्बिट्रेटर रेंडर अ डिसीजन कॉल्ड एन अवार्ड आफ्टर देयर हैज बीन अ प्रेजेंटेशन ऑफ एविडेंस। तो ये दो, ये देखिए ये आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलेशन एंड मेडिएशन, ये तीनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। की हाईलाइट क्या है मेडिएशन एक्ट 2023 की? एक तो इन्होंने डिफाइन किया है मेडिएशन को, इट इंक्लूड्स एक्सप्रेशन मेडिएशन, प्री लिटिगेशन मेडिएशन, ऑनलाइन मेडिएशन एंड कम्युनिटी मेडिएशन। और इन्होंने ये भी बताया कि जो डिस्प्यूट्स दैट नॉट फिट फॉर मेडिएशन, जैसे कि रिलेटिंग टू द क्लेम्स अगेंस्ट माइनर और पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, इन्वॉल्विंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन एंड अफेक्टिंग द राइट ऑफ थर्ड पार्टीज। टेरिटोरियल jurisdiction में mediation to take place within the territorial jurisdiction of the court or tribunal of competent jurisdiction unless parties agree otherwise or undertake mediation in online mode। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो एग्जाम्पशन वाला पॉइंट और ये वाला इंपॉर्टेंट है पॉइंट। टाइमलाइन फॉर कंडक्टिंग मेडिएशन, इट मस्ट बी completed within 120 days which may be extended by another 60 days with the consent of the parties। और पार्टी विड्रॉ कर सकती है मेडिसिन से कितने सेशन के बाद? आफ्टर 2 सेशन के बाद। और इसमें बोला है कि इस्टेब्लिशमेंट होगा मेडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया का, जिसमें कौन कौन होगा, एक 1 चेयरपर्सन होगा, 2 फुल टाइम मेंबर्स होंगे, एक पार्ट टाइम मेंबर होगा, 3 एक्स ऑफिशियल मेंबर्स होंगे। और जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही देखेंगे हम। एनफोर्सेबिलिटी क्या है? एग्रीमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम मेडिएशन विल बी बाइंडिंग। देखिए बाइंडिंग होगा, एक तो इम्पोर्टेंट यही आ गया आपका कि क्या होगा, बाइंडिंग होगा एंड एनफोर्सेबल इन द सेम मैनर एज कोर्ट जजमेंट। हाँ, वर्डिक्ट्स को चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट के सामने विद इन 90 डेज एंड मेडिएशन सेटलमेंट कैन बी चैलेंज ऑन ग्राउंड। कौन कौन से ग्राउंड में? फ्रॉड, करप्शन, impersonation, dispute not fit for mediation only। अब ओनली आ गया है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है लोक अदालत। लोक अदालत जो है एक एडीआर का मैकेनिज्म ही है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है। इट इन्वॉल्व वेरियस मेथड ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट आउटसाइड ऑफ द ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम। और क्या है, स्पीडी है, चीपर है एंड मोर एमिसेबल अप्रोच। एमिसेबल मतलब होता है फ्रेंडली एक तरीके से, ठीक है। एमिसेबल होता है फ्रेंडली अप्रोच टू रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। अब ये इम्पोर्टेंट आ जाता है हमारे एग्जाम के पर्पज से। इस्टेब्लिशमेंट हुआ है अंडर लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। टायर्स क्या है? कॉन्स्टिट्यूट एट डिफरेंट लेवल नेमली नेशनल, हाई कोर्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और देखिए इसको क्या है, तालुक लेवल पे भी किया है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारा। नेशनल लेवल लोक अदालत आर हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल्स वेयर एज ऑन अ सिंगल डे। लोक अदालत आर हेल्ड थ्रू आउट द कंट्री। पावर्स क्या होती है? पावर्स होती है हैव द सेम पावर आर वेस्टेड इन द सिविल कोड अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। डिसीजंस एंड अवार्ड फाइनल है और बाइंडिंग है ऑन ऑल पार्टीज। और ये इम्पोर्टेंट है कि नो अपील शॉल लाई टू एनी कोर्ट अगेंस्ट इट्स अवार्ड, ठीक है। मैंने आपको बता दिया एग्जाम के पर्पज से क्या कैसे पढ़ना है। नेक्स्ट है मॉडल प्रिजन एक्ट 2023। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने प्रिपेयर किया है मॉडल प्रिजन एक्ट 2023, जो कि रिप्लेस करेगा प्रिजन एक्ट ऑफ 1894 को। इसमें 2 पॉइंट ये आप पढ़ लीजिए, देखिए इंपॉर्टेंट है कि पैरोल क्या है और फरलॉफ क्या है।
और बेल का मतलब क्या है? पैरोल इज अ सिस्टम ऑफ कंडीशनल रिलीज। इसमें कंडीशनल रिलीज किया जाता है प्रिजनर्स को विद द सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। ठीक है, कंडीशंस पर रिलीज किया जाता है कुछ टाइम पीरियड के लिए। फurlough is given in cases of long term imprisonment. The period of furlough granted to a prisoner is treated as remission and reduction of his sentence. बेल भी मतलब होता है प्रिक्योरमेंट ऑफ रिलीज फ्रॉम प्रिजन ऑफ अ पर्सन अवेटिंग ट्रायल और एन अपील। कमिटी देख लेते हैं, कमिटी कौन सी है प्रिजन रिफॉर्म से रिलेटेड? सर अलेक्जेंडर कार्डियो कमिटी है 1919 में आई थी, और मुल्ला कमिटी है 1982 1983 में आई थी। प्रिजन एक्ट 1894 बोलता क्या है? तो इट वाज द फर्स्ट लेजिस्लेशन दैट गवर्न द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिजन इन इंडिया। और ये किस पे बेस्ड था? इट इज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रिजन डिसिप्लिन कमिटी अपॉइंटेड बाय द लॉर्ड मकेले इन 1936। कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल सेफगार्ड पढ़ लेते हैं, ये हमारे एग्जाम के पर्पज से और इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए 7 शेड्यूल पे रखा गया है, किसमें? स्टेट लिस्ट में रखा गया है। एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट जो होगा प्रिजन्स एंड प्रिजनर्स का इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। आर्टिकल 39 ये बोलता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देता है टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड सर्विसेज। और ये कुछ जजमेंट है जो कि इम्पोर्टेंट है, देखिए ये वाला इम्पोर्टेंट है। ऐसी हेल्थ दैट देयर इज नो कंपल्सिव नीड टू फेटर चेंज द पर्सन लिव, मतलब ठीक है, हाथ और पैर को बांधने का बोला है इन्होंने। नेक्स्ट आ जाता है आपका अदर इम्पोर्टेंट न्यूज। तो उसमें देखिए आर्टिकल 142 क्या बोलता है? आर्टिकल 142 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है अंडर आर्टिकल 142 डायरेक्टली डाइवोर्स दे सकती है किस केस में? वेयर जो मैरिज है वो टूट गई है पूरी तरीके से, डिस्पेंसिंग विद पीरियड प्रिस्क्राइब्ड अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। हिंदू मैरिज एक्ट इस टाइम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। देखिए आप एक काम करिएगा, उसको गूगल करिएगा और उसके मोस्ट जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस है वो पढ़ लीजिएगा, बहुत न्यूज़ में है हिंदू मैरिज एक्ट। आर्टिकल 142 provide Supreme Court power to do complete justice between parties where at time law or statute may not provide a remedy। पावर जो है अंडर आर्टिकल 142 स्वीपिंग है नेचर में। सुप्रीम कोर्ट हैज डिफाइंड इट्स स्कोप, इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये वाला बस ये वाला पॉइंट आप याद रखेंगे और हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोमिसरी एस्टॉपल। इसमें क्या हुआ है कि अग्निपथ की जो स्कीम थी उससे रिलेटेड है। एक प्लेंटिफ जो कि प्लेंटिफ किसे बोलते हैं? पार्टी मूविंग कोर्ट इन अ सिविल एक्शन साइटेड डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोमिसरी एस्टॉपल। प्रोमिसरी एस्टॉपल इज अ कॉन्सेप्ट डेवलप्ड इन कॉन्ट्रेक्चुअल लॉ। बेसिकली बोलते हैं कि इट इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिसपे प्रिवेंट करा जाता है प्रोमिसर को फ्रॉम बैकिंग आउट ऑफ एन एग्रीमेंट ऑन द ग्राउंड दैट देयर इज नो कंसिडरेशन। समझ गए? इट इज इन्वॉक्ड बाय द प्लेंटिफ टू इंश्योर एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और सीक compensation फॉर फेलियर टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब बेसिकली क्या है कि इट इज अ टाइप ऑफ अ कंट्रेक्चुअल लॉ जिसमें प्रिवेंट किया जाता है प्रॉमिसर को कि वो पीछे ना हट पाए अपने एग्रीमेंट से बाद में, और एक कंपनसेशन भी दे अगर वो परफॉर्म फेल हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने में। रिसेंटली नार्को एनालिसिस टेस्ट पे एक न्यूज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। अच्छा, नार्को टेस्ट में क्या होता है ना, सोडियम पेंटोथल का यूज होता है जिसे ट्रुथ सीरम कहते हैं, और इसे इंजेक्ट किया जाता है पर्सन में विच लोअर्स जो कि पर्सन का सेल्फ कॉन्शियसनेस को जो लोग कम कर देता है, और वो बोलता है विदाउट मतलब कुछ सोचे समझे बस बोलता है तो उसका सच बाहर आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला 2010 में? that narco analysis, brain mapping and polygraph test cannot be conducted on any person without his or her consent।
और ये जजमेंट किस बेस पे लिया गया था? आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, जो कि हमारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। नार्को एनालिसिस की रिपोर्ट है, इट इज नॉट एडमिसिबल एज प्राइमरी, मतलब प्राइमरी एविडेंस की तरह यूज नहीं करेगा कोर्ट, ऐसा बोला गया है। और अगर कोई इंफॉर्मेशन डिस्कवर की है तो उसे सबमिट कर सकते हैं कोर्ट के टाइम, ठीक है। वॉलंटरली एडमिनिस्टर्ड टेस्ट रिजल्ट कैन बी एडमिटेड, बट प्राइमरी एविडेंस की तरह यूज नहीं किया जाएगा नार्को एनालिसिस रिपोर्ट को। यही न्यूज में था इसमें। नेक्स्ट इज recusal by judges. Supreme Court judge refused to recuse himself from hearing a plea by a former IPS officer. Recusal क्या होता है? देखिए, काइंड ऑफ recusal इज एक तो ऑटोमेटिक, जहाँ पे जज खुद को ही मतलब विड्रॉ कर लेता है किसी केस से, और दूसरा होता है अगर कोई पार्टी रेज करे प्ली फॉर recusal, हाईलाइटिंग की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाए या तो बायसनेस आ जाए और पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ द जजेस इन द केस। तो बेसिकली क्या है इसमें कि अगर कोई ऐसा केस आता है सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट में, जिसमें कि ये देखा जा सकता है कि एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है या बायसनेस आ रही है, कोई जान पहचान का भी हो सकता है, जो जज है तो अपने आप को रिक्यूज अलग कर लेते हैं उससे, केस से। अच्छा, इंडिया का क्या है, कोई कोडिफाइड रूल नहीं है गवर्निंग, जो कर रहा हो गवर्न रिक्यूजल, एंड द डिसीजन जो है सिर्फ सोनली ऑन द कंसाइंस एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द जज है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि लॉ ने बोला है कि रिक्यूज करना है, ठीक है, या सॉरी, एक्सक्यूज मी, सॉरी गाइस, तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी, या लॉ ने बोला है कि रिक्यूज होना है इस आर्टिकल या कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है, ठीक है। तो कोई भी कॉडिफाइड रूल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, सुप्रीम जो जज है बंदा, नॉट सुप्रीम कोर्ट, जो जज है उनके सोली ऑन द कंसाइंस एंड डिस्क्रिप्शन पे रिलाई करता है। और अगर जज रिक्यूज कर लेता है खुद को फ्रॉम द केस, तो ये केस का लिस्ट हो जाएगा फॉर द चीफ जस्टिस फॉर अलॉटमेंट टू एन अल्टरनेट बेंच। नेक्स्ट इज एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड system in Supreme Court. Advocate in record is a lawyer in the Indian legal system who is registered and authorized by the Supreme Court to represent client in that court. इसमें इतना कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है, जरूर नहीं है पढ़ने की। नेक्स्ट इज फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्कीम। अब यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया कि कंटिन्यू रहेगी ये स्कीम, कब तक? 31 मार्च 2026। तो ये जो लॉन्च किया गया था 2019 में, और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, कब किया गया था? 2018 में किया गया था, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। और इम्प्लीमेंट कौन करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। सेंट्रल शेयर इज टू बी फंडेड फ्रॉम निर्भया फंड एंड aimed at enhancing the safety and security for women. These are designed as a dedicated code were established for hearing rape and protection of children from sexual offense act, POSCO act cases. कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए, जो पॉस्को एक्ट आया था वो कौन से ईयर में आया था? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, खासकर यूपीपीसीएस में। नेक्स्ट है नारी अदालत। नारी अदालत जो पार्ट है वो किसका पार्ट है? इट इज अ पार्ट ऑफ संबल सब स्कीम, जो कि किसका पार्ट है? मिशन शक्ति का, जो कि ऑपरेट होती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। मिशन शक्ति एम करती है स्ट्रेंथन करना है वुमेन की सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट। नारी अदालत प्रोवाइड वुमेन विद एन अल्टरनेटिव ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग केसेस ऑफ पेटी नेचर, जैसे कि हरेसमेंट हो गया, कर्टेलमेंट ऑफ राइट हो गया, फेस बाय वुमेन एट ग्राम पंचायत लेवल। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ग्राम पंचायत लेवल पर है ये नारी अदालत। नेक्स्ट आ जाता है हमारा न्याय विकास पोर्टल। Important it has been created by the Ministry of Law and Justice for monitoring and the implementation of centrally sponsored scheme for the development of infrastructure for judiciary। तो किसने क्रिएट किया है? इम्प्लीमेंट क्यों कौन कर, मतलब क्या करेगा इम्प्लीमेंट?
सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम करेगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर जुडिशरी। फंडिंग है इसकी नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट की 90:10 है, मतलब 90 सेंटर करेगा, 10 जो है रेस्पेक्टिव स्टेट्स करेंगे। यूनियन टेरिटरीज में 100% सेंटर करेगा फंड, और रिमेनिंग स्टेट में 60-40 का शेयर होगा, जैसे कि 60 सेंटर का होगा और 40% स्टेट का होगा। जस्टिस क्लॉक क्या है? इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक साइनेज सिस्टम विच हैव बीन इंस्टॉल्ड अक्रॉस द कोर्ट complexes of high court. The initiative will inform stakeholder about court-related key parameter and big awareness among public by providing bird eye view. ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है ये। नेक्स्ट आ जाता है जो टेक्नोलॉजी यूज कर रही है जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया डायरेक्शन टू ऑल द हाई कोर्ट फॉर इंश्योरिंग डिजिटलाइजेशन ऑफ लोअर कोर्ट रिकॉर्ड। ठीक है, डिजिटल करिए आप अपने लोअर कोर्ट की जो रिकॉर्ड है उन्हें। इसमें एक ही स्कीम मुझे ठीक लगी, जैसे सुवास है। सुवास इज सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर टू ट्रांसलेट इंग्लिश जजमेंट इनटू रीजनल लैंग्वेज। नेक्स्ट है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की 3rd एडिशन आ गया है, जिसे रिलीज किया है टाटा ट्रस्ट ने। अच्छा, इसमें ये नहीं दिया है कि कौन सा स्टेट है, यहाँ आप देख लीजिएगा कौन सा स्टेट ने किया है। आई थिंक कोई सदर्न साउथ स्टेट है जो कि रैंक फर्स्ट पे आया है, और बस इतना ही पर देखना है इसमें कौन रिलीज करता है और क्या कौन सा स्टेट रैंक पे 1 पे है। ये लोग ये इतना डिटेल में नहीं देते हैं, तो पढ़ लेते हैं। फर्स्ट जो इलेक्शन में सब टॉपिक है वो है चीफ इलेक्शन कमीशनर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर एक्ट 2023 के बारे में। प्रेसिडेंट ने रिसेंटली असेंट दे दिया अपनी इस बिल को, तो इसके प्रोविजंस क्या है हम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पर्पज से, और फॉर यूपीएससी ऑल्सो एंड यूपीपीसीएस ऑल्सो। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर होंगे उन्हें अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी। अब सिलेक्शन कमेटी में देखिए पहले भी प्रेसिडेंट ही करते थे, लेकिन अभी सिलेक्शन कमेटी में जो है ना वो चेंज आ गया है। ये पीएमएस चेयरपर्सन सेम है, लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन लोकसभा ये भी सेम है, लेकिन इसमें चेंज आया है। पहले यहाँ पे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और अब आ गए यहाँ पे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। इशू यहाँ पे यही आ रहा था कि जो लोग बोल रहे थे कि अब जो है यहाँ पे सेंटर का ही कंट्रोल हो जाएगा, कोई थर्ड प्लेयर का नहीं रहेगा, मतलब जुडिशरी का कंट्रोल थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए इसमें। सर्च कमेटी में कौन है? सर्च कमेटी को जो अच्छा हेड कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस करेंगे, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, एंड शॉल प्रिपेयर अ पैनल ऑफ 5 पर्सन फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा persons who are holding held a post equivalent to the rank of security to the government of India। और क्या होना चाहिए? पर्सन होने चाहिए इंटीग्रिटी के, who have knowledge and experience in the management and conduct of election। सैलरी क्या होगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की? इक्वल टू द सैलरी ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। टर्म ऑफ ऑफिस देखिए, टर्म कितना है? 6 ईयर्स रहेगा फ्रॉम द डेट ऑन विच ही अज्यूम ऑफिस, और कितना कब तक? 65 ईयर्स। और रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं हुए, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पहले आई गेस यूपीएससी और कैग के जो मेंबर थे वही नहीं थे रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल, और अब इन्होंने इनको भी कर दिया है कि दे शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। वेयर एन इलेक्शन कमीशन इज अपॉइंटेड एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर, हिज टर्म ऑफ ऑफिस शैल नॉट बी मोर देन 6 ईयर्स इन द। अगर कोई इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करा जा रहा है चीफ इलेक्शन कमीशन की तरह, तो उनका जो टर्म होगा ऑफिस का वो 6 साल से ज़्यादा नहीं होगा। और 6 साल का ज़्यादा मतलब क्या? दोनों को मिला के, अगर इलेक्शन कमिश्नर भी रहे वो और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अलग अलग नहीं होगा 6-6 साल, ठीक है, दोनों मिला के 6 साल होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है रिमूवल और रेजिग्नेशन। चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिमूव किया जा सकता है ऑफिस से इन अ मैनर एंड ऑन ग्राउंड सिमिलर टू दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। An election commission can be removed from office upon the recommendation of the chief election commissioner, and the chief election commissioner or any election commissioner may resign at any time by writing to president। किसको देगी ये अपना रेजिग्नेशन? प्रेसिडेंट को। जहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल
एंड लीगल सेफगार्ड की बात की जाए इलेक्शन कमीशन में तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए आर्टिकल 324 क्या बोलता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एन ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एडमिनिस्टर्स यूनियन एंड स्टेट इलेक्शन एंड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 324 क्लॉज 2 बोलता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज empowered टू अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमीशन। ठीक है, पहले भी करते थे प्रेसिडेंट ही और अभी भी इसमें भी प्रेसिडेंट ही करेंगे, ऑब्वियसली बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो। it empowers the president of India to fix from time to time the number of election commission other than चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये भी इम्पोर्टेंट है, किसको एम्पावर करते हैं, प्रेसिडेंट को। ऐसा ना हो एग्जाम में पूछ सकता है कि पार्लियामेंट को एम्पावर कर रखा है, प्रेसिडेंट को एम्पावर किया है। और है, देखिए ये वाले जो केस है, अभी जुडिशियल जो केस आया था बाद में, एससी ने रूल क्या किया था कि चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर को जो है चूज किया जाए बाय अ कमेटी कंप्राइजिंग द प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। टिल दिस एससी रूलिंग इलेक्शन कमिश्नर एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैड बीन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर रिकमेंडेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्शन प्रोसेस और रिफॉर्म्स के बारे में बोला गया है। तो जो इम्पोर्टेंट है ना एग्जाम के पर्पज से हम वही पढ़ेंगे। देखिए एक तो कॉमन इलेक्टोरल रोल के बारे में बताया गया है इसमें। इंडिया के पास दो टाइप के इलेक्टोरल रोल होते हैं। एक तो जनरल इलेक्टोरल रोल होता है जिसे कौन करता है, सी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और एक होता है सेपरेट इलेक्टोरल रोल जिसे प्रिपेयर कौन करते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन करते हैं। आर्टिकल 324 क्लॉज 1 बोलता है कहता है, एम्पावर करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को टू सुपरवाइज डायरेक्ट एंड कंट्रोल द प्रिपरेशन एंड रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल फॉर ऑल इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स। अब ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आर्टिकल 243 क्या बोलता है कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को जो है इलेक्टोरल रोल या मतलब इलेक्शन कमीशन को जो है कमीशन वो करना चाहिए, सॉरी, आर्टिकल 243 क्या बोलता है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कराने चाहिए पंचायत में, ठीक है। एंड आर्टिकल 243 जेड ए बोलता है जो भी जितनी भी इलेक्शन कमीशन की जितनी भी फॉर्मेलिटीज है वो करेगा स्टेट इलेक्शन कमीशन, कहाँ पे, म्यूनसिपैलिटीज में, ठीक है। तो इसमें पंचायत के बारे में बताया है, इसमें म्यूनसिपैलिटीज के बारे में बताया है, यही फर्क है बस। नेक्स्ट बोला है कि फॉल्स डिक्लेरेशन अगर किया जाए ड्यूरिंग द फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन फॉर इलेक्शन तो अलग अलग रूल्स हैं, जैसे कि लीगल सेफगार्ड क्या है, सेक्शन 33 ए आरपीए 1951 बोलता है कि जो भी कैंडिडेट्स हैं उन्हें 2 साल की सजा मिली है या कोई भी उनके पास कोई भी ऑफेंस चल रहा हो या कोई भी केस चल रहा हो तो उन्हें अपने डिक्लेरेशन पे बताना चाहिए लिखते हुए। सेक्शन 125 एक बोलता है आरपीए का, इट डील विद द पेनल्टीज फॉर प्रोवाइडिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन। अगर उन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी मतलब गलत दी तो पेनल्टीज पड़ सकती है। मिनिमम एज क्या है वोटिंग की और कंटेस्टिंग इलेक्शंस की। आर्टिकल 84 बोलता है कि मिनिमम जो है 25, एक तो इम्पोर्टेंट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल भी इम्पोर्टेंट है। और कितनी 25 साल होनी चाहिए लोकसभा की उसमें, और 30 इयर्स कितनी होनी चाहिए राज्य, मतलब 25 साल से ज़्यादा होना चाहिए लोकसभा में और 30 इयर्स से ज़्यादा होना चाहिए राज्यसभा में। उस तरीके से आर्टिकल 173 बोलता है लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में, कितनी कम से कम 25 साल होनी चाहिए एसएलएस में। एंड कम से कम 30, मतलब 30 ऊपर से 30 से ज़्यादा होनी चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो अगर आपकी एज 27 है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर राज्यसभा मेंबरशिप और लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शंस, ठीक है। ओनली एलिजिबल फॉर द लोकसभा इलेक्शन एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट है सिमल्टेनियस इलेक्शन, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। देखिए मेंस में तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, अब देखते हैं प्रीलिम्स में किस तरीके से पूछा जा सकता है। फर्स्ट तो ये देखिए सिमल्टेनियस इलेक्शन की डेफिनेशन क्या है। It aimed to synchronize the elections to Lok Sabha, state assemblies, municipalities, and panchayat, such that voters in particular constituency vote on the same
डे। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो वोटिंग पूरी कंट्री में हो वो सिर्फ सिंगल डे में हो। इट कैन बी कंडक्टेड इन द फेज बाय मैनर। साइमल्टेनियस इलेक्शन अभी तक 3 बार हुए हैं इंडिया में, 1952, 1957, 1962, मतलब 1962 तक साइमल्टेनियस इलेक्शंस होते थे इंडिया में। 1967 तक। लेकिन क्या हुआ, फॉलोइंग द डिसॉल्यूशन ऑफ सम लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1968 एंड 1969 and that of Lok Sabha in 1970, election to state assembly and parliament have been held separately. बाद में साइमल्टेनियस इलेक्शन का आइडिया प्रपोज किया था इलेक्शन कमीशन ने फिर से 1983 में, और ये कमिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, दिनेश कौसामी कमिटी। ठीक है, आर्टिकल्स देख लेते हैं। यूपीपीसीएस के तो जैसे फेवरेट ही रहते हैं ये, और जिस तरीके से आजकल यूपीएससी में क्वेश्चन आ रहे हैं ना, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड पेपर आ रहा है। जो क्वेश्चन आ रहा है इजी आ रहा है, बिल्कुल वन लाइनर, और जो टफ आ रहा है वो टफ आ रहा है। तो देखिए, आर्टिकल 83 बताता है ड्यूरेशन ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 85 बताता है सेशन ऑफ पार्लियामेंट, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। आर्टिकल 172 बताता है ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। आर्टिकल 174 सेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन। एंड आर्टिकल 356 को बताएगा क्या, एम्बिडेंसी के बारे में। नेक्स्ट इज क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट हुई है रिलीज, इसमें बताया गया है कि कौन से स्टेट में कितने एमपीज हैं, उन पे क्रिमिनल केस चल रहा है। अब ये रिपोर्ट की है किसने रिलीज, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एंड नेशनल इलेक्शन वॉच। एडीआर जो है वो स्टेब्लिश हुआ था 1999 में, और ये कोई ऐसी कोई बॉडी, मतलब वैसी कोई बॉडी नहीं है, स्टैट्यूटरी लीगल बॉडी नहीं है। ठीक है, इट इज established by a group of professors from the Indian Institute of Management अहमदाबाद। इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। और इस रिपोर्ट के अनुसार केरला हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ एमपीज विद क्रिमिनल केसेस, उसके बाद बिहार में है, फिर महाराष्ट्र में है। कमिटी देख लीजिए, इससे रिलेटेड है, बोहरा कमिटी रिपोर्ट है। और एआरसी ने भी दी थी जो अच्छा, एआरसी कब बैठा, 2005 में, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उस तरीके से सरकारिया कमीशन कब स्टैब्लिश हुआ था, आप कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। अभी ये वाला जो पॉइंट है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आरपीए का 951 का एक सेक्शन बोलता है कि says any lawmaker sentenced to at least 2 years in jail remain disqualified for 6 years upon their release। जो राहुल गांधी का केस जो हुआ था गुजरात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो हुआ था, वो यही था। ठीक है, फिर हाई कोर्ट में हुआ था, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसको क्वेश्चन किया था, यही इशू आ रहा था। और इसमें मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इलेक्टोरल फंडिंग। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया इलेक्शन कमीशन को टू सबमिट डाटा ऑन द इलेक्टोरल बॉन्ड। देखिए, अब ये हो गई पुरानी न्यूज़। अब आप जो आज ये जो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को क्या कर दिया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया है। तो हम पढ़ेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में सिर्फ। इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर इंटरेस्ट फ्री बियरर बॉन्ड और मनी इंस्ट्रूमेंट जो कि परचेज कर सकती है कंपनीज एंड इंडिविजुअल इन इंडिया। कहाँ से, सिर्फ एसबीआई बैंक से। अनाउंस कब हुआ था, एक तो इम्पोर्टेंट है कब, 2017 और 18 में। सोल्ड इन मल्टीपल ऑफ 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख एंड 1 करोड़। परचेज थ्रू अ केवाईसी कंप्लाइंट अकाउंट टू मेक डोनेशन टू अ पॉलिटिकल पार्टी। कोई कैप नहीं था कितना इशू कर जा सकते हैं एक पर्सन को इलेक्टोरल बॉन्ड। अवेलेबल फॉर परचेज ऑफ फॉर 10 days in each in January, April, July and October. All transaction of electoral bond are carried out via check or digitally. The identity of the donor remain confidential, reducing the risk of retaliation or intimidation for their political affiliation। तो इशू यहाँ पे ये वाला आ रहा था। ठीक है, और भी इश्यूज थे, तो इसलिए इसे कर दिया गया है अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम नेशनल पार्टी स्टेटस। ये वाला भी जो है ना पॉइंट आएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अभी रिसेंटली क्या किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, कुछ हमारी जो नेशनल पार्टीज है और स्टेट पार्टीज है
उनसे उनका जो पार्टीज का नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टीज का टैग है वो छीन लिया है। और अभी हमारी जो 9th नेशनल पार्टी बनी है ना, वो आम आदमी पार्टी बनी है। लेकिन क्योंकि 2 पार्टीज जो है वो हट गई है, तो अभी क्या है, 6 मतलब 3 पार्टीज को हटा दिया है। तो ये आम आदमी पार्टी 6 पार्टी बन गई है नेशनल पार्टी। तो कौन-कौन सी 6 नेशनल पार्टी हैं अभी इस टाइम पे? एक तो बीजेपी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी है, सीपीआई मार्क्सिस्ट है और नेशनल पीपल पार्टी है एंड आम आदमी पार्टी। ठीक है? नेशनल पार्टी स्टेटस कैसे डिसाइड होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो वोट्स होने चाहिए लोकसभा में, स्टेट पोल में, वो कैसे होने चाहिए? अ पार्टी शुड सिक्योर एटलीस्ट 6% वोट मिलने चाहिए इन 4 और मोर स्टेट इन लोकसभा और असेंबली इलेक्शन। और उसके साथ ही एटलीस्ट 4 मेंबर्स जो होने चाहिए वो लोकसभा में होने चाहिए। सीट्स इन लोकसभा, इट शुड हैव एटलीस्ट 2% सीट्स जो होनी चाहिए टोटल लोकसभा की होनी चाहिए। और कैंडिडेट जो होने चाहिए कम से कम 3 स्टेट से होने चाहिए। मस्ट बी अ स्टेट पार्टी इन एटलीस्ट 4 स्टेट। तो ये जो आम आदमी पार्टी को मिला है वो इसी वजह से मिला है। आई थिंक ये थर्ड वाला पॉइंट हो रहा था उसमें कि एटलीस्ट 4 स्टेट में, या शायद सेकंड वाला। तो इसमें क्या है कि नेशनल स्टेटस जो है पार्टी को तभी मिलेगा जब इन तीनों में से, तीनों नहीं, कोई भी एक पॉइंट वो है वो प्रूव कर लेती है खुद को, तो उसे नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल जाएगा। नेक्स्ट है स्टार कैंपेनर। देखिए, स्टार कैंपेनर लास्ट ईयर भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इशू किया एडवाइजरी टू ऑल स्टार टू रिमेन विद इन द कन्फाइन ऑफ मॉडल कंडक्ट। स्टार कैंपेनर को कौन नॉमिनेट करता है? पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं कैंपेन करने के लिए अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए। कोई भी लॉ नहीं है ऐसी जो कि गवर्न करे कि किसको बनाया जा सकता है स्टार कैंपेनर और किसको नहीं। लिस्ट जो होती है स्टार कैंपेनर की वो कम्युनिकेट कर दी जाती है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के साथ, एनडीसीआई के साथ, विद इन अ वीक फ्रॉम इलेक्शन नोटिफिकेशन डेट। रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी कितने, हम इसी वाला पॉइंट देख लीजिए आप। देखिए, रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी 40 स्टार कैंपेनर कर सकती है और रिकॉग्नाइज कितने? 20। एक्सपेंडिचर क्या है? पोल एक्सपेंडिचर एज पर आरपीए 1951 सेक्शन दैट ट्रेवल बाय एयर और एनी अदर मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर प्रोपेगेटिंग प्रोग्राम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी नॉट बी काउंटेड एज एक्सपेंडिचर बाय द कैंडिडेट। ठीक है? तो कुछ भी अगर वो ट्रेवल कर रहे हैं एयर से या कोई ट्रांसपोर्ट से, तो किस लिए? प्रोपेगेट करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम, तो उसे काउंट नहीं किया जाएगा उस कैंडिडेट के एक्सपेंडिचर में। नेक्स्ट फ्रीबीज। फ्रीबीज तो हमेशा आपको पता ही है, न्यूज में रहते हैं इलेक्शन के टाइम पे। इलेक्टोरल लिटरेसी के बारे में पढ़ लेते हैं। रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने साइन किया है एमओयू विद द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू ब्रिंग इलेक्टोरल लिटरेसी टू क्लासरूम अक्रॉस द कंट्री। सैलिड फीचर ऑफ एमओयू systematically integrating voter education and electoral literacy into the curriculum, starting from class 6 to 12 in all school. Initiative taken to promote electoral literacy, systematic voter education and electoral participation स्वीप प्रोग्राम। देखिए, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं एग्जाम में कि स्वीप प्रोग्राम जो है वो किससे रिलेटेड है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वोटर एजुकेशन से रिलेटेड है। और ये तो इम्पोर्टेंट आपका फिलिप्स के बाद में। और इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब, ये आप ऐसे पॉइंट है जो मेंस में अपने एग्जाम उसमें आंसर में डाल सकते हैं, इससे थोड़े मार्क्स गेन हो जाते हैं। नेक्स्ट इज एनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम इन्वायरमेंट। एनकोर क्या है? एनकोर क्या है? इट इज इलेक्शन कमीशन ने डिजाइन किया है एक इन हाउस सॉफ्टवेयर फॉर कंप्लीट कैंडिडेट एंड इलेक्शन मैनेजमेंट थ्रू एनकोर। एनकोर है एक एंड टू एंड एप्लीकेशन फॉर रिटर्निंग ऑफिसर टू डिजिटाइज द बोर्ड पोल and tabulate the round-wise data and then take out various statutory report of counting। बेसिकली क्या है? इलेक्शन कमीशन रिलेटेड है, बस इतना याद करना है और ज़्यादा गाधा पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है वीवीपैट। अब वीवीपैट में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहले तो आप इसकी फुल फॉर्म पढ़ेंगे क्या है, और दूसरा ये कि वीवीपैट अलाउज वोटर टू सी अ प्रिंटेड स्लिप ऑफ कितने 7 सेकंड के लिए, और क्या क्या शो करती है? सीरियल नंबर, नेम और सिंबल ऑफ चूजन कैंडिडेट। बस इसमें इतना ही है।
तो ये था हमारा लेक्चर 3rd। आई होप आपको पसंद आया हो। तो आज हमने 3 टॉपिक कर लिए, 2 की जगह 3 टॉपिक कर लिए। और बस आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो या मुझसे कुछ कहीं गलती हो गई हो तो आप मेरे जो है कमेंट सेक्शन में यूट्यूब चैनल के पूछ सकते हैं मुझसे। और बस पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।